प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में संगम युग को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। आइए अब उस युग के विषय में थोड़ा और जान लें, ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का हम कुशलतापूर्वक सफल उत्तर दे सकें। संगम युग के पार्ट 1 में हमने ये जाना कि संगम युग किसे कहते हैं। इस युग में किन किन राजवंशों को हम पढ़ेंगे, संगम युग में कितनी सभाएं हुईं और प्रथम एवं द्वितीय सभा में क्या क्या हुआ। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान होगा कि पिछले वीडियो के अंत में हम तीनों संगम में से सबसे महत्वपूर्ण तीसरे संगम पर चर्चा कर रहे थे। कुछ साहित्यिक रचनाओं को जाना भी था। अब हम वार्षिक परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तीसरे संगम की बेहद महत्वपूर्ण रचनाओं को जानेंगे और जानेंगे उस युग की सांस्कृतिक विशेषताओं को। अंत में हम चेर, चोल व पांड्य वंश के बारे में समुचित आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। संगम युग की तीसरी संगोष्ठी में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्यों का सृजन हुआ था। इनमें इलंगो आडिगल द्वारा रचित शिलपद्दिकारम एक लोकप्रिय महाकाव्य था। इसे आप याद रखेंगे, इलंगो आडिगल द्वारा रचित शिलपद्दिकारम। नीलकंठ शास्त्री, ए.एल. बाशम व प्रोफेसर मेंढहाले जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने इस रचना को तमिल साहित्य की अनुपम कृति माना है। इसका विश्व साहित्य और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। शिलपद्दिकारम का अर्थ है नूपुर की कहानी। नूपुर यानी पायल, जिसे कुछ लोग पाजेब भी कहते हैं। यह महिलाओं के पैरों की शोभा होती है। वैसे तो यह कहानी संगम युगीन तीनों राजवंशों से जुड़ी हुई है, किंतु तीनों संगम को जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया यानी पांड्य राजवंश से इस कहानी का सीधा जुड़ाव है। इसके अलावा चेर राजवंश भी इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इस कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं। कोवलन, जो कि एक धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था, कणगी, जो कि कोवलन की पत्नी थी, और माधवी, जो एक बेहद ही खूबसूरत नर्तकी थी। माधवी से मिलने से पहले कोवलन अपनी पत्नी कणगी को बहुत प्यार करता था, किंतु माधवी से उसकी मुलाकातों का दौर बढ़ता गया और उसे माधवी से प्यार हो गया। लेकिन माधवी की निगाह तो उसके दौलत पर थी। जब उसने कोवलन से उसकी सारी दौलत अपने ऊपर खर्च करा ली, तब उसे तुत्कार कर खुद से अलग कर दिया। थका हारा मायूस कोवलन पुनः अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने एक बार फिर उसे सहारा दिया, हिम्मत दी, और उसके पास बची एकमात्र एक जोड़ी नूपुर यानी पायल में से एक को बेचकर घर के खर्च चलाने के लिए कहा। जब कोवलन उसे बेचने के लिए एक जौहरी के पास गया तो जौहरी ने राजा नेडुंजेलियन ये पांड्यवंशीय शासक हैं, को यह शिकायत कर दी कि महारानी का चोरी हुआ पायल कोवलन उसके पास बेचने लाया है। बिना समुचित जांच पड़ताल किए कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया गया। जब यह बात कोवलन की पत्नी को पता चली तो वह उस जोड़े का दूसरा पायल लेकर राज दरबार में उपस्थित हुई और अपने पति को निर्दोष साबित कर दिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने गलत निर्णय के बारे में जानकर राजा नेडुंजेलियन को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात कणगी यानी कोवलन की पत्नी ने सारे शहर को जलकर नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद वह चेर साम्राज्य में चली गई। यहाँ आप एक रोचक तथ्य याद रखें कि चेर शासक शेनगुट्टवन ने कणगी को सतीत्व की देवी के रूप में मान्यता दी और उसके चरित्र की इतनी लोकप्रियता व महिमा हुई कि घर घर में उसकी पूजा होने लगी और यह पत्नी पूजा की परंपरा में बदल गई। आप इसे याद रखेंगे कि पत्नी पूजा या पत्नी संप्रदाय की शुरुआत शेनगुट्टवन ने की थी। सुखी रहना है तो पत्नी की पूजा करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों,
इसी प्रकार की एक अन्य रचना शीतलय सत्यनार की मणि मेकलई है। शीतलय सत्यनार की मणि मेकलई। इस कहानी की नायिका मणि मेकलई कहानी शिल्पद्दिकारम के कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री ही है। यानी कि फिल्मों की तरह या हमारे इन लेक्चर वीडियो की तरह यह कहानी भी शिल्पद्दिकारम की पार्ट 2 मानी जा सकती है। बहरहाल इसकी कहानी फिर कभी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, नायिका कौन है और इसमें चोल राजकुमार उदय कुमारन का मणि मेकलई के प्रति आकर्षण, जबकि मणि मेकलई का सतीत्व की रक्षा करते हुए बौद्ध भिक्षुणी बन जाने का वर्णन दिया गया है। तीसरा महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। इसकी रचना तिरुतक्कदेवर ने की थी। नाम कठिन है। आप यदि ऐसे कठिन नामों को 8-9 बार पढ़ेंगे तो बहुत संभव है कि आपको ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाए। तिरुतक्कदेवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। यह कहानी चेर वंशीय राजकुमार जीवक की चरित्र गाथा है। इसमें उसके शुरुआती संघर्ष, पराक्रम और फिर उसके यश वैभव की कहानी है। अंत में उसके अनुकरणीय त्याग की कहानी भी है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम मड़नूल मिलता है। मड़नूल। इसका नायक जीवक 8 विवाह करता है और प्रत्येक का इसमें विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, आप यह भी ध्यान रखें कि प्रथम 2 महाकाव्य बौद्ध धर्म से, जबकि तीसरा महाकाव्य जीवक चिंतामणि जैन धर्म से प्रभावित ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ तो और भी हैं, किंतु इस क्रम में अंत में हम एक बार तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल, जिसे तिरुकुरल या मुक्पाल भी कहा जाता है, की बात करेंगे। इसे तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। आप याद रखें, तमिल बाइबिल तिरुवल्लुवर की रचना कुरल को माना जाता है। इसमें नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र के साथ काम शास्त्र का अद्वितीय सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तिरुवल्लुवर ने इस कृति को अपने मित्र श्रीलंका के शासक इल्ल अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। विद्यार्थियों, इन संगम साहित्यों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जीवन में महत्व व उपयोगिता की जानकारी मिलती है। जीवन जीने के आचार व्यवहार के अलावा हम इसमें मानवीय संवेदनाओं को भी महसूस करते हैं। इन साहित्यों से उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत के सांस्कृतिक समन्वय का भी बोध होता है। साहित्यिक उत्कृष्टता, तमिल भाषा साहित्य समृद्धि और सम्मान के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन का परिचय मिलता है। कुल मिलाकर इन संगम साहित्यों से हमें तमिल सांस्कृतिक जगत से एक परिचय प्राप्त होता है। संगम युगीन संस्कृति की बात करें तो संगम युग में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि भूमि अत्यंत उर्वर थी और पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी। कृषकों को वल्लाल कहा जाता था। संगम साहित्य में कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि एक समकालीन कवि पुरनानुरु की कविता में तुडियन, पाडन, पडेयन तथा वडम्बन नामक 4 वर्गों का उल्लेख मिला है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि तमिल प्रदेशों में जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित वर्ग व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन था। राजपद वंशानुगत होते थे। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए ब्राह्मणों तथा मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। राजकीय आय का मुख्य स्रोत कृषि कर था, जिसे करई कहा जाता था। व्यापार के लिए सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रथा देखने को मिलती है। बंदरगाहों की वजह से आंतरिक के साथ विदेशी व्यापार की जानकारी भी हमें मिलती है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि एक पांड्य शासक ने 26 ईसा पूर्व में एक दूत मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के पास भेजा था। इसे आप याद रखेंगे, 26 ईसा पूर्व एक दूत मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के पास भेजा गया था एक पांड्य शासक के द्वारा। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। माता पिता द्वारा तय किया जाने वाला विवाह कारपू तथा प्रेम विवाह को कलाबू कहा जाता था।
कारपू और कलाबू। संगम साहित्य के अनुसार स्त्रियों की समाज में मिलीजुली स्थिति थी। कुछ साहित्य इन्हें समाज में सम्मानित व स्वतंत्र बताते हैं, जबकि कुछ साहित्य में इनकी स्थिति को पुरुषों की तुलना में हेय दिखाया जाता है। यद्यपि औव इयार व नच्चेलियर नामक विदुषी स्त्रियों की जानकारी भी मिलती है। ये दोनों ही अच्छी कवयित्री मानी जाती थीं। संगम युग में मुरुगन सर्व प्रमुख देवता माने जाते थे, जो कालांतर में सुब्रमण्यम कहलाने लगे। इनके अलावा इंद्र, चरवाहों के देवता तिरुमल या कृष्ण, शिव व विष्णु की पूजा के साथ चेचक की देवी मरियम्मा, कर्णगी, येलम्मा जैसी देवियों की पूजा भी होती थी। तमिल संस्कृति में धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। सांस्कृतिक समन्वय और सहिष्णुता देखने को मिलती है वहाँ। उत्तर भारत के आर्यों की तरह वे भी पुनर्जन्म कर्मवाद के साथ भाग्यवाद को मानते थे। संगम युग पर लिखने वाले प्रमुख इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इसकी संस्कृति का सबसे प्रधान रूप इसका मिश्रण गुण है। यह दो मूलतः विभिन्न संस्कृतियों, तमिल और आर्य संस्कृति के मिश्रण का परिणाम है। विद्यार्थियों, अब हम अंत में तीनों राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, चेर, चोल व पांड्य। आप इस तथ्य को याद रखें कि तिरुक्काम्पुलियर, चेर, चोल व पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। जब हम पांड्य वंश की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों संगम के संरक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इस वंश के संस्थापक नेडियोन को माना जाता है। आप याद रखें कि नेडियोन ने ही सबसे पहले सागर यानी समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि पा से पांड्य, पा से पानी और पानी में मछली रहती है। इस वंश के अन्य शासक मुदकुडमी थे, जिन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और पलशालय यानी अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाले की उपाधि धारण की। इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक नेडुंजेलियन थे, जिनके विषय में अभी आपने शिल्पद्दिकारम की कहानी में जाना। इस साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह कोरकई व शालियूर हैं। मदुरई का विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर इसी वंश की देन है। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रसिद्ध राजवंश चेर था। इस वंश का संस्थापक उदयन जेरल को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया था और इस वजह से इन्हें महाभोज भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रसिद्ध शासक शेनगुट्टवन थे, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले अभी आपने सुना कि उन्होंने पत्नी संप्रदाय या पत्नी पूजा की प्रथा शुरू की। इन्हें लालचेर अथवा अच्छा चेर भी कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे कि शेनगुट्टवन को लालचेर अथवा अच्छा चेर कहा जाता था। क्यों? आप समझ ही गए होंगे। यह एक न्यायप्रिय, वीर, साहसी, साहित्य, कला व स्थापत्य का संरक्षक व प्रोत्साहन देने वाला शासक था। एक अन्य शासक आदिक ईमान के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। चेर राजवंश की राजधानी वांजी थी। इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। इनका प्रसिद्ध बंदरगाह तोंडी व बंदर था। तीसरे प्रसिद्ध शासक चोल वंश के थे। आपको बता दें कि अभी हम जिन चोलों की बात करेंगे वे प्रभावहीन हो गए थे। कई वर्षों बाद 9वीं शताब्दी में इनका पुनरुत्थान हुआ, जिनके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल जिन चोलों की बात कर रहे हैं वे पहले के हैं और इन पर हमें संक्षेप में ही जानकारी की अपेक्षा है। इनका संस्थापक इलन जेत चेन्नी को माना जाता है। इलन जेत चेन्नी यह अत्यंत प्रसिद्ध शासक करिकाल के पिता थे। करिकाल
का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके पैर झुलसे हुए हों। इसने इस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का लंबा बांध इसने बनवाया था। इस वंश में एक अन्य प्रसिद्ध शासक एलारा हुए। एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर 50 वर्षों तक उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। इनकी राजधानी तंजावुर थी और प्रतीक चिन्ह बाघ था। अंततः यह माना जा सकता है कि संगम युग चेर, चोल व पांड्य शासन से जुड़ी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का चौराहा है, जिसमें साहित्यकारों की संगम कृतियाँ प्रकाशपुंज के समान राह आलोकित करती रहती हैं।